मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं और आपको सुनवाने जा रहे हैं। नाम है उनका अंकित यादव। उनके पिता लल्लू सिंह यादव ने बहुत संघर्ष किया था पराग डेयरी के अंदर दुग्ध संघ के लिए, और एक दौर ऐसा आया था कि व्यवसाय चौपट सा होता नजर आ रहा था। फैक्ट्री बंद हुई थी, तालाबंदी की नौबत आ गई थी। दुग्ध व्यापार से जुड़े हुए तमाम लोग बहुत परेशान थे। चूल्हे ठप होने की, ठंडे पड़ने की भी स्थिति आई थी। इनके पिताजी लल्लू सिंह यादव जी ने उस समय दुग्ध संघ बनाया था और उसके माध्यम से एक ज़बरदस्त बात उठाई और बाद में सैकड़ों लोगों के घरों में रौनक लौटी थी। वो पराग डेयरी दूध की चालू हुई थी। उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्या था वो मामला। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अक्सर लोग कहते हैं कि अब ये वातावरण, अब ये रास्ता, अब ये करियर का क्षेत्र नहीं बचा है। अंकित यादव इस क्षेत्र में बहुत अध्ययन कर चुके हैं, बहुत उनका मैराथन अध्ययन है। वो भी बताएंगे कि किस तरीके से आप नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और नौकरी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वहाँ पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। छात्र राजनीति से अंकित यादव का बहुत सक्रिय जुड़ाव रहा था, बरेली कॉलेज से बहुत अनुभव है आपके पास। अंकित जी, गंभीर न्यूज आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे, पहले जिस बात को हमने उठाया था वो दुग्ध संघ क्या था, कैसे बना था। आप उस समय सक्रिय थे, पिताजी के साथ आप रहते थे उस संघर्ष में, आंदोलन में। लल्लू सिंह यादव जी के वो संघर्ष को बारे में बताइए थोड़ा सा। दरअसल मेरे पिताजी श्री लल्लू सिंह यादव जी समाजवादी दुख सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि दुख सभा को जो बनाया था वो नेताजी ने बनाया था, आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने। उस समय क्या हुआ, वो दुख संघ का जो प्रदेश स्तरीय संगठन था वो खत्म हो गया था। अच्छा, आपने खूब देखा होगा बरेली में एक बार भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उस समय सारे आंदोलन को जो किया था वो समाजवादी दुख सभा ने उस समय किया था। पिताजी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। और आपने आज भी देखा होगा किसी भी पार्टी में या किसी भी उसमें पशुपालन के लिए कोई संगठन अलग से नहीं बनाया गया है। बरेली में एक मात्र संगठन है दुग्ध संघ, जो समाजवादी दुख सभा के बाद में सभी पशुपालकों ने मिलकर पापा को जलाध्यक्ष बनाया कि आप आइए और हमारी लीडरशिप को करिए। उसी समय पराग फैक्ट्री जो थी बसपा गवर्नमेंट में बंद हो गई थी। उस समय जो मंत्री जी हुआ करते थे पशुधन विकास, श्री अवधपाल सिंह यादव जी, वो वर्तमान में उस समय मंत्री थे। सर्किट हाउस में बैठक हुई, उसमें तमाम पराग फैक्ट्री के लोग गए और उन्होंने ये कह दिया, मंत्री जी ने उस समय, कह रहे जाइए, बच्चे भूखे मरते हैं तो मरने दो, हमारे भूखे थोड़ी नहीं मर रहे हैं, तुम्हारे मर रहे हैं। ये बात उस समय कर्मचारियों को लगा। पिताजी ने साहब कहा कि जब तक मैं इसको आंदोलन करूंगा मंत्री जी, और हम इसको फैक्ट्री को खुलवा के ही मानेंगे। उसी दिन से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। लगातार बसपा गवर्नमेंट का जाना हुआ। उस समय श्री अखिलेश यादव जी से पापा की बात हुई, वो सब डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ पर दिए। पराग फैक्ट्री पर लगातार धरना चला, लगातार धमकी हमारे घर पे आई कि आप धरने से हट जाओ बसपा सरकार में उस समय, लेकिन वो नहीं हटे। और अंत में अखिलेश जी ने वहाँ पर फंडिंग करी और उस समय तत्कालीन जो डीएम साहब थे अभिषेक प्रकाश जी, उन्होंने सारा होलसेल इंचार्ज उनको बना दिया। 108 करोड़ रुपए की फंडिंग उस समय पराग फैक्ट्री को हुई और पराग फैक्ट्री खुली। और आप देखेंगे उसके सारे चिलर प्लांट और उसके अंदर कर्मचारी भी रखे गए, जितने कर्मचारी थे जो एक्सपायर हो गए थे उनके बच्चे रखे गए, और उसका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ा। पूरे शहर में उसके बूथ भी खुल गए जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें एक भी करप्शन का आरोप हमारे पिताजी के ऊपर नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, अंकित जी बता रहे हैं, हम भी साक्षी हैं। एक बड़े अखबार में उस समय सेवाएं देते थे और देखते थे लल्लू सिंह जी का संघर्ष और दूसरों के प्रति उनकी पीड़ा देखते थे, छटपटाते थे। आज जो दुग्ध संघ अगर जीवित नहीं हुआ होता तो ये पराग के काउंटर जो शामतगंज में आप देख रहे हैं, फल मंडी के पास में, विश्वविद्यालय के आसपास देख रहे हैं, डोरा मोड़ पर देख रहे हैं, ऐसे अन्य अन्य जगहों पर जो कलेक्ट्रेट गेट के अंदर देख रहे हैं, वो सब काउंटर तभी खुल सके थे जो लल्लू सिंह जी ने मेहनत की थी, परिश्रम किया था और उनको पुनर्जीवित किया था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं अंकित जी। कृषि और ये दुग्ध, देखिए, कृषि के मामले में ये कहना चाहूँगा, आज जितने भी किसान के बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पंजाब में मिलेंगे आपको, दिल्ली में मिलेंगे, वो अपने खेतों में काम करना नहीं चाहते, बाहर काम करना चाह रहे हैं। और जब से ये बटाई वाली प्रथा हो गई गाँव में कि ये खेती हमने किराए पर उठा दी
और खुद नहीं करते हैं, उसमें ना कम पार्ट मिलता है और खुद जाके दूसरे प्राइवेट काम कर रहे हैं और कह रहे हैं बेरोजगारी है। आज तमाम ऑर्गेनिक खेती है, आप करिए, और नई नई विधियों से अब खेती की जा रही है। गन्ने की अच्छी फसल हो रही है, आलू की अच्छी फसल हो रही है, उसमें काम करें। अब हम बात कर ले दुग्ध उत्पादन में कैसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अभी कामधेनु डेयरी योजना है, उसमें आपको लोन मिलता है, आप काम करिए। जिला उद्योग केंद्र से भी तमाम तरीके की योजनाएं इस समय चलाई जा रही हैं। आप पनीर का प्लांट लगा लिए, और डेयरियों की स्थिति बता रहे हैं आपको, जो घर पे दूध दिए 403 डेयरी हुआ करती थी लगभग 2006 में, आज की तारीख में 218 डेयरी बरेली शहर में रह गई हैं, यानी आधे की संख्या से बस समीप है हम। पहले हमारा दुग्ध उत्पादन था 117 लीटर का एक हुआ करता था, मतलब 1,70,000 लीटर पर डे हुआ करता था। आज बरेली के अंदर मात्र 67,000 लीटर दूध हो रहा है, जिसमें 50,000 डेयरियों से आ रहा है और 17,000 आ रहा है आपका ये पैकेट के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जिन लोगों पर एक गाय और भैंस नहीं है, वो सुबह को दूध के काउंटर लेके निकलते हैं कॉलोनियों में और सबको सप्लाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास में आप जाओगे तो केवल 2 भैंस हैं। सिंथेटिक दूध का कारोबार चल रहा है। हम लोग युवाओं से आग्रह करेंगे कि वो पशुपालन के लिए बढ़े। आज दूध के काम में आप जाइए, अमूल को, आप गुजरात को देखिए, गुजरात हमसे पीछे था, आज आगे निकल गया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर किसी जानवर की कमी नहीं है, यहाँ पर ना मेहनत करने वालों की कमी है। बस कमी क्या है कि आजकल लोग हाई फाई लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्राइवेट कंपनियों में जा रहे हैं और अपने असली काम को छोड़ते जा रहे हैं। और अब जो लोग कर रहे हैं बस वही रह गया। मैं समझता हूँ जो 218 हो गए 2006 से 2026 तक आने जा रही है, तो समझिए 2030 तक आपको बरेली में भैंस की पूंछ नहीं मिलेगी। देखिए, अंकित जी के पास बहुत अच्छा रोड मैप है, बहुत अच्छा सामाजिक अध्ययन है, चिंतन है, मंथन है, और निश्चित रूप से ऐसे ही नौजवानों को राजनीति में अगर आगे आ जाएं तो मुझे लगता है सामाजिक सुधार होगा, बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बहुत उम्मीदें भी हैं अंकित यादव से लोगों की। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिला सियासी क्षेत्र में तो आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सियासत के घर से आए हैं और सियासत कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा सेवा बहुत ज़्यादा रहा है। अब हमारा इस वर्तमान में इस समय हमने, आपको पता ही है कि सदस्यता ली थी बदायूं में दुर्जय सिंह शाक्य ने भारतीय जनता पार्टी में, सपा में रहे लंबे टाइम तक। अब जहाँ मौका मिलेगा काम करेंगे। हम तो मौके के लिए, काम करने के लिए करना है हमें, और काम तो हमें कोई करना नहीं है इसके अलावा राजनीति में। लेकिन हम राजनीति को सेवा धर्म से देखते हैं कि उसको सेवा धर्म से की जाए। देखिए, अंकित जी का विचार आप कितना उत्तम है, समझ रहे होंगे कि राजनीति में सेवा प्रधानता रहेगी, ऐसा अगर उन्हें अवसर मिलता है। जागरूक युवा सेवा संघ मेरा कर भी रहा है, बच्चों की फीस कर रहे हैं, जहाँ जैसा होता है वैसा काम करते हैं और गुप्त रूप से मदद करते हैं। हमारा संगठन पूरा, कितने लोग हैं इससे? हमारे संगठन में करीबन 1200 लोग हैं, और 1200 लोग वो हैं जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे की फीस के लिए बोल दें तो हमारा संगठन पैसा मदद करके बहुत बच्चे की फीस जमा करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि उसको पेपर में लिखा जाए या उसकी पब्लिसिटी करी जाए, क्योंकि उसका मान सम्मान पे कमी आएगी। अगर हम किसी का फोटो डालें फेसबुक पर रोज कि हमने फला व्यक्ति के लिए ऐसा किया है, तो उसकी उसमें इंसल्ट होती है। किसी कन्यादान में हमने मदद करी, आजकल लोग देखते जरा सी मदद की और डाल दिया फोटो कि हम कन्यादान में मदद कर रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। अगर एक हाथ से हम मदद कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ये असली सेवा है। देखिए, अंकित जी का विचार आपने समझ लिया होगा कि अगर बाएं हाथ से दाएं हाथ से सेवा करें तो बाएं हाथ को पता ना लगे। और बरेली शहर के अंदर सेवा के नाम पर क्या क्या हुआ है उसकी समीक्षा करने का समय नहीं है और ना ही मौका है। इस मुद्दे पर फिर करेंगे बात। अंकित जी, आखिर में हमारे दर्शक कुछ आपके मन की बात, आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ मैं ये कहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो किसी के पीछे ना जाएं, क्योंकि आप ही आने वाला भविष्य हो। अगर आप पीछे चल के किसी के चलोगे, किसी गलत व्यक्ति के पीछे चलोगे, तो निश्चित तौर से आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए आपकी संगठन में अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ें, और अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो अपने आप को आगे लाएं और लोगों की मदद करते रहिए। अपना एक प्लेटफार्म तय कीजिए, मैं करना क्या है। तो युवाओं को दिशा भटकाने के लिए चल रहे हैं, जातिवादक पोस्ट पड़ती हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पर, युवा आपस में लड़ते रहते हैं। ये लड़ो मत, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, इससे बाहर निकलो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमसे बात करने के लिए और आपके विचार। अंत में आपने कहा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस समय चल रही है, दिख रही है। हमें युवाओं को भ्रमित नहीं होना है इस मायाजाल में और संगठित होकर अपनी शक्ति को राष्ट्र के निर्माण में लगाना है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी।